चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से संपर्क 094103793997। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैद्य नवीन जोशी देहरादून से। जैसा कि हम रोज अपनी संभाषा का सत्र कुछ नए शास्त्र के योग से जिनको प्रायोगिक रूप से प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। वैसे तो आप सभी के पास अपने अपने एक्सपीरियंस हैं और आप सभी निश्चित रूप से इसका प्रयोग भी करते हैं और अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग लगातार प्रयोग करते हैं, जो पाचक का जो आपका सिद्धांत है, जो रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक, जो पाचक का जो आपका जो पाचक की जो औषधियां हैं वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इफेक्टिव है। जो आपने देखा भी होगा आपके रोगियों में काफी लाभ देता है और ये यूजुअली जो है महाराष्ट्र में इस प्रकार की औषधियां काफी वहाँ उपलब्ध है। विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है। मैं नागपुर में कार्यक्रम में गया था तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी कंपनी जिनके बारे में हम नॉर्थ में जानते भी नहीं है वो महाराष्ट्र में इस प्रकार के पाचक से संबंधित औषधियों का निर्माण करती है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो अच्छी चीज है ये हम लोगों ने भी एक्सेप्ट किया और ये अब जो है वो
यहाँ पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो हमारी, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे शास्त्र में भी दिए हुए हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ज्वर चिकित्सा, जो ज्वर के जो कषाय हैं, ज्वर के चिकित्सा अध्याय जो है, अध्याय तीसरा जो है हमारा, उसमें जो है वो ज्वर नाशक कषायों का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रयोग में आता है, बहुत उपयोगी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, प्रयोग करेंगे तो आपको इस समझ में आता है कि इनका प्रयोग हमारे लिए काफी लाभ देता है। मैं थोड़ा सा उस पर आपको जो है वो एक प्रकार से आपके दिमाग, आपके उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं और आप इसका प्रयोग भी कराते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो ज्वर में बताई है, ज्वरनाशक कषाय के बारे में, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इसको ये सूत्र आपको याद हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको, हमारे गुरुजी जो हैं प्रोफेसर निगम सर, ये हमें ओपीडी में जब बैठते थे तो याद आता है कि वो इस योग को जो है याद करने की बात करते थे, याद कर लो कहते थे। तो ये जो सूत्र है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय तीसरे अध्याय का या 201 से 203वां सूत्र है। अगर आप देखें तो ये सूत्र जो है, पढ़ें आप इसको, तो ये 199 से ये सूत्र स्टार्ट है। पटोलः सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी निम्ब पटोल त्रिफला मुद्रिका मुत्सवत्सकौ किरात तिक्त अमृता चंदनम भिस्व वैसजम गुरुच्य आम्लकम मुस्तम अर्ध श्लोक समापना कषाय समन्त्यासु पंच पंच विधा ज्वरान संततम सततम अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थकान। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास, ये एक्चुअली जो है वो विषम ज्वर के संदर्भ में ये रेफरेंस आया है। तो विषम ज्वर के लिए 5 काढ़े बताए गए हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको रिवाइज याद कराता हूँ, एक प्रकार से रिब्रश करने का प्रयास है मेरा। कहते हैं पटोला सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि इंद्रयव, पटवर परवल की जो है पत्ती, कुटकी, सारिवा, नागरमोथा, पाठा, ये जो द्रव्य है, पटोला सारिवा मुस्तम पाठा कटुक रोहिणी, ये कहा है कि आप इसे संतत ज्वर में दें। संतत ज्वर, जब आपने बहुत इस पे डिटेल पढ़ा है आपने। दूसरा कहते हैं निम्ब पटोल त्रिफला मुद्रिका मुस्तवत्सकौ, यहाँ पे बताया कि नीम की छाल, पटोल की पत्ती, त्रिफला हारड़ बहेड़ा आंवला, मुनक्का, नागरमोथा और इंद्रयव, ये जो है ये आपका दूसरा काढ़ा है। पहला तो आपका हो गया इंद्रयव, पटोल पत्र, कुटकी। दूसरा हो गया पटोल पत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाठा और कुटकी, जो सतत ज्वर में। तीसरा जो है अन्य दुष्ट के लिए नीम की छाल, पटोल की पत्ती, त्रिफला, नागरमोथा। तो ये कुल मिला के 5 यहाँ पे कषाय बताए हैं। कहते हैं कि इनका क्रमशः जो प्रयोग है ये संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक ज्वरों में किया जाना चाहिए। तो ये जो है हमारे जो ज्वर हैं, अगर आप गौर से देखें तो ज्वरनाशक कषाय हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूजुअली ज्वर की चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे योग बताए गए हैं जो इनका हम बहुत स्थानों पर प्रयोग करते हैं। पंचकर्म के संदर्भ में एक रेफरेंस है 315वां 316वां। ज्वरे रसस्थे, जब ज्वर रस धातु में आश्रित हो तो वमनम उपवासम च कार्य, तो आप ऐसे में उसको उपवास कराएं या फिर वमन कराएं, यानी कि रस धातु आश्रित ज्वर में।
लीनानि च, यदि वो रक्त धातु में थोड़ा सा और धातु में थोड़ा सा लीन धातु में प्रवेश हो गया, यानी रक्त धातु में प्रविष्ट हो गया है, तो आप वहां पर परिषेक कराएं, प्रदेह दें और संसमन औषधियों का आप प्रयोग करें। ये रक्त धातुगत ज्वर के लिए बताया है। कहते हैं विरेचनम सो उपवासम मांस मेद स्थित हितम, यदि रोगी मांस और मेद धातु आश्रित ज्वर से पीड़ित है तो उसको विरेचन और उपवास कराएं। और आगे कहते हैं अस्थि मज्जा गत देया निरूह सा अनुवासन, यानी और भी गहराई में अगर धातु स्थित ज्वर है, यानी अस्थि और मज्जागत धातुओं में अगर ज्वर स्थित हो गया है तो आप निरूह और अनुवासन वस्तु का प्रयोग कराएं। शुक्रगत ज्वर की बात नहीं की है यहाँ पे, देखिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुक्रगत ज्वर असाध्य होता है और इसीलिए उसकी चिकित्सा का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी स्टार्ट में ज्वर नाशक 5 काढ़ों का वर्णन किया, जो क्रमशः संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक ज्वरों के लिए बताए गए। ज्वर पे हमारे आयुष दर्पण के भाषा में और अलग अलग वैद्य अरविंद पाठक जी के कई लेक्चर्स हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा, काफी लेक्चर्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मैंने केवल आपको ये थोड़ा सा शास्त्र से रेफरेंस बताया कि ज्वर के जो काढ़े हैं उसका हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज कर सकते हैं। संतत में फिर मैं रिपीट करता हूं, पटोल, सारेवा, मुस्त, पाठा, कटुक, रोहिणी। इसी प्रकार से सतत में निम्ब, पटोल, त्रिफला, मुद्दिका, मुत्स, वत्सको। इसी प्रकार अन्य दुष्ट में किरात, तिक्त, अमृता, चंदन और विश्व भेषज। विश्व भेषज को आप जानते हैं, शॉर्ट के लिए आया। इसी प्रकार तृतीयक में गुड़ुच्ची, आमलकम, गुड़ची, आंवला, खेत का मोथा, नागर मोथा। तो ये जो है क्रमशः 5 ज्वरों के लिए ज्वरनाशक कषाय बताए हैं। और धातुगत ज्वरों में कहा है कि अगर रस धातुगत ज्वर है तो वमन उपवास कराइए, यदि रक्त धातुगत ज्वर है तो सेक, प्रदेह, संसमन चिकित्सा दीजिए, यदि आपको मांस मेद स्थित धातुगत ज्वर है तो विरेचन और उपवास दीजिए, और यदि अस्थि मज्जा धातुगत ज्वर है तो निरूह और अनुवासन वस्तु का प्रयोग कराइए। तो आज यहीं पर इसको स्टार्ट करते हुए आपकी संभाषा को हम प्रारंभ कर देते हैं। आपके मन में कोई केसेस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। विनीता चौहान जी, के एन गंगवार जी, बीबी हरिहर जी, चंद्रशेखर जी, वैद्य शशि तिवारी जी, तकदीर सिंह जी, राम कुमार जी, अजय कात्यायन जी, मुकेश कुमार जी और आदित्य शिवहरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ेंगे अभी जैसे जैसे हमारी संभाषा आगे बढ़ेगी। फिलहाल कोई भी आपके पास केसेस हो, देखते हैं, बीच बीच में हमारे तमाम विशेषज्ञ भी आते हैं अपना, और आपके कल भी मैडम अंजना आई थी, उन्होंने ने भी आपको अपने तमाम सारी चीजें जो है आपको बताई। प्रणाम वैद्य शशि तिवारी जी। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई जो हमारे एक्चुअली क्या था कि हम लोग काय चिकित्सा की में प्रैक्टिस करते थे। काय चिकित्सकों का हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल अप्रोच जो होती है हमारी संहिताओं पर, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस्ड होते थे और अपने शास्त्र में दिए हुए चिकित्सा सिद्धांतों पर आधारित होकर के चिकित्सा करने को बड़ा अच्छा मानते थे। और वही चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी अपने इस लेक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो आपको थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज भी कर दे, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश और रिब्रश करें, और बाकी आप प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को इनरिच और इनहेंस करें। चंपा सोलंकी जी का भी स्वागत है, बीएम महाजन जी का भी स्वागत है, के एन गंगवार जी का भी स्वागत है, चंद्रशेखर जी का भी स्वागत है। तो कुछ आपको नए केसेस बताने हो तो मैं आप सभी को अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने अपने केसेस बता सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको ये संभाषा कंटिन्यू करनी है। विनीता चौहान जी, आपको भी हमने कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है, हमने विनीता चौहान जी को बना दिया, ये शशि तिवारी जी को बना दिया, ये देखिए हमने आपको कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है। चलिए आप अपने अपनी संभाषा में आपके कोई केसेस हो, कोई प्रश्न हो तो आप करिए, रखिए। यहाँ बड़े बड़े वरिष्ठ चिकित्सक भी आ गए हैं जो हम जवाब देंगे, कुछ वो जवाब देंगे, है ना। कोई सवाल है आपका, कोई केस है आपका? मंदाकिनी जी ने आज एक जो है वो बताया था कि किसी का केस था एक कभी कि वो बच्चे में यूरिन नहीं आ रहा था किसी का, तो बताया था कि वहाँ बहुत सारे उपाय किए, मर्म भी किया तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कई बार रिजल्ट जो है आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तुरंत नहीं मिलता है, पर आपको अपनी चिकित्सा जो है
वो कंटिन्यूएशन में रखनी चाहिए। और हो सकता है कि पहली बार में ना मिला, अगली बार मिलेगा। कई कई कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कई जी अवगाह कराने के लिए बताया गया उनको, ब्लैडर पे अवगाह कराएं बताया है, वो कराया ही है उन्होंने, लेकिन उससे भी उनको फायदा नहीं हुआ कह रही थी वो। हो सकता है कोई अंदर कोई और इश्यूज हों और कुछ सेकेंडरी कंडीशंस हों, हमें नहीं मालूम है। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन का कई कारण हो सकता है, तो देखना पड़ता है ये सब चीजें। हम केवल अगर प्रायः इन सभी चीजों से लाभ मिल जाता है वैसे जी। तो मात्रावस्थी भी वो दे ही रही होंगी वो, बाकी आपको अभी संभाषण में आएंगी तो बताएंगी। चलिए आगे, कोई और सवाल है आपका तो आप लोग अपने अपने जो है 14 प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। कुछ आपके केसेस हो, कोई अपने एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कीजिए उसको। और यहाँ पे हमारा ये जो है सेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्तम मात्रा में घी पान कराएं, वो उनको बताइएगा जब आएंगी वो। ज्वर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ज्वर में अग्निमान क्यों है। चरक जो है अग्निवेश और पुनर्वसु आत्रे के बीच का संवाद है, उसमें कहते हैं कि विक्षिप्य आमा सयोष्माणम यस्मात् गत्वा रसम नृणाम ज्वरम कुर्वन्ति दोषास्तु हीयते अग्निबलम तथा। देखिए अग्निबल को कितना प्राधान्य दिया गया है। हम लोग जो है क्यों कहते हैं कि भाई सबसे पहले अग्नि की चिकित्सा करनी है, तो अग्नि की चिकित्सा बत्रा सर भी आ गए हैं। नमस्कार आपको, स्वागत है आपका, वेलकम। तो अग्नि देखिए, ज्वर जो है हमारी अगर चरक की चिकित्सा स्थान का पहला चैप्टर है तो ज्वर से प्रारंभ हुआ है। तो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के प्रारंभ में ज्वर रहता है, तो उसमें अग्नि को इतना प्रधानता दी गई है कि कहते हैं विक्षिप्य आमाशयोष्माणा, यानी कहते हैं कि जिनमें कुपित दोष होते हैं वो आमाशय में आकर के वो उष्माणाम उष्मा को वहां से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के वो धातुओं में क्रमशः चले जाते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, इस प्रकार धातुगत ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। यानी अपने स्थान से जो अग्नि जो है वो हट करके, जो अग्नि जो है अपने स्थान से हट जाती है और वो उष्णता बाहर निकल करके धातुओं में आश्रित हो जाती है। इस प्रकार से जो है वो अग्नि का बल न्यून हो जाता है। आगे कहते हैं यथा प्रज्वलित बहनी स्थाल्य मिदन स्थाल्यामिन्धनवानपि न पचत्योदनम सम्यग निलपेरितो बहि पक्ति स्थानात् तया दोषे ऊष्मा क्षिप्तो बहि नृणाम न पचत्यम व्यवहत्यम कृक्षात् पचति वा लघु अतो अग्नि बल रक्षार्थ लंघनादिक्रमो हितः। चरक कहते हैं कि अगर आपने किसी अग्नि को जो है, अग्नि में अगर आपने मान लीजिए कि आपने कहीं चावल पका रहे हैं, भात पका रहे हैं आप, और आपने लिया, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, कि आप समझिए कि आप हमारी जो जठराग्नि है वो किस प्रकार की है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की, इससे भट्टी में हमने चूल्हे में पका रहे हैं भात, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे उन्होंने। ओदन बताया, न पचत्य ओदनम सम्यक अनिल प्रेरितो बहनी। यदि आप चूल्हे में आपकी लकड़ी लगाएंगे और अग्नि बाहर इधर उधर जाती रहेगी तो क्या चावल पकेगा? नहीं पकेगा, कहते हैं। उसी प्रकार अग्नि स्थान से दोषों के बाहर आ जाने पर जो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति है वो लिया हुआ भोजन उसका पच नहीं पाता है, और इसीलिए कठिनता से पचता है। इसीलिए ज्वर में अग्निमांद के कारण सबसे पहले आपको लंघन कराना चाहिए। ये आचार्य चरक ने ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, मैं इसको रिपीट कर दिया मैंने। मैडम अंजना सक्सेना जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करते हैं आपको। और हमने अब जो है संभाषा बहुत बढ़िया चलेगी हमारी, बड़ा अच्छा लगता है हमें जब आप लोग आ जाते हैं। तो मैं को होस्ट बना देता हूँ आपको भी। वैद्य अरविंद पाठक जी के भी आज थोड़ा सा पिताजी स्टेबल हुए थे तो आज उन्होंने शाम की जो है सेशन लिया, लेकिन रात में अभी फिर से आईसीयू में कॉल आ गया। चलिए हम इन सेशंस को अच्छी तरह से करेंगे। शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, मैडम अंजना जी को होस्ट हैं, तो आप लोग इस सेशन को अच्छी तरह से संचालित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। अभी आप मतलब प्रणाम मैम अंजना मैम। बताइए शशि जी, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैडम अंजना है यहाँ पे। आप
आप चाहें जी तो सर, आप जी सर। दिक्कत हो तो आप होस्ट नमस्कार। बना सकती हैं, और आप होस्ट हैं, बाद में आप इसको बंद कर दीजिएगा शशि जी, बस इतना ध्यान रखिएगा, एंड कर दीजिएगा बाद में। जी। नमस्कार सर, नमस्कार अंजना है सर। यहाँ पे, अंजना मैडम से आप लोग अपने गायनी जी। से रिलेटेड और वैसे भी कोई भी इस प्रकार के सेशंस, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो बता था तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम का बहुत आयुर्वेद में बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा उनका क्लिनिकल हैंड है, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है उनका। बहुत सारे प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, चीजों को समझा नहीं पाते, मैडम जो है वो छोटे छोटे प्रैक्टिशनर्स को, पूरे भारत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग फेसबुक में देखते हैं, फिर ये सेशन हमारा यूट्यूब में जाता है, तो ये कई 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 लोग बहुत तारीफ करते हैं। अभी किसी ने एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेज किया था कि किसी महिला चिकित्सक ने, कि इतना अच्छा जो है वो वैद्यों के बीच में चर्चा होती है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैडम अंजना है, मैडम आप जो है गाइड करेंगे इन जी सब। सर। धन्यवाद, जी सर। नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम मैम। हाँ मैम, बताइए मैम। जी। जी मैम, एक केस डिस्कस करना था मैम। हाँ बताइए। मैम आज ही मेरे पास ओपीडी में एक फीमेल आई थी, 31 ईयर्स की, 2 साल हुए हैं शादी को। तो हाँ। कहती कि शादी से पहले तो पीरियड ठीक थे, 2-3 दिन लेट आते थे, मतलब पेन थोड़ा सा होता था और क्लॉट आते थे। लेकिन हम्म। शादी के 2-3 महीने बाद से उसके पीरियड एबनॉर्मल हुए, हम्म। और उसने फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पीसीओडी डायग्नोज किया। हम्म। मैम हाँ। मैंने पूछा था कि आपने कोई हार्मोनल पिल्स या कोई इमरजेंसी पिल्स लिए हैं, तो उसने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था बस। लेकिन हम्म। शादी के 2-3 महीने बाद से पीरियड फिर नॉर्मल आए नहीं। फिर उन्होंने मॉडर्न में बहुत कुछ दिखाया, उन्होंने उसको एचसीजी के इंजेक्शन भी दिए। और मैम मतलब उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है, तब भी उसको मेटफॉर्मिन दिया, उसको कैबरगोलिन भी दिया, प्रोलैक्टिन लेवल भी नॉर्मल है, एएमएच उसका 8 पॉइंट समथिंग है। तो ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, 22 की। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। और फिर मतलब यही मेडिसिन उसको दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वही हार्मोन्स दे देते थे, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, तो उसके पीरियड आ जाते थे, अदरवाइज को नहीं आ रहे थे। लाइफ स्टाइल उसकी ऐसी कि वो टीचर है, यहाँ से दिल्ली के स्कूल में जाती है। तो मॉर्निंग में वो 5:30 बजे उठ के सीधे चली जाती है, अपने लिए कॉफ़ी वो कप पे बना के ले जाती है, और वहीं मेट्रो में वो उसके साथ पराठे के साथ वो कॉफ़ी लेती हैं, वो चाय लेती हैं। तो फिर उसके बाद से वो जाके 11 बजे लंच करती है, उसमें उनका पराठा सब्जी रहता है। फिर रात में उनका मतलब खाना थोड़ा हैवी रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह से। और वो भी 9:30 बजे के बाद ही डिनर होता है। तो इस तरह की वेग धारण की कोई हिस्ट्री नहीं थी। और मतलब यही सारी चीजें हैं मैम। तो फिर वे ओवर वेट है वो हाइट के हिसाब से। मैं फिलहाल मॉडर्न में तो उसको बस बोला कि वेट आप मैनेज करो तो ठीक होगा। एक्चुअली एक्चुअली मैम क्या है ना, जैसे अब आपने तो सब बता ही दिया है, तो सबसे पहले तो मिथ्याचार ही हो रहा है ना। आहार जी विहार उनका पूरा एकदम गलत ढंग से जा रहा है। और इसी कारण बीएमआई वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब हुई है, अग्नि मंद हुई है, श्रोतरोध हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोशिश उनको यही करनी होगी कि जितना भी होगा, जितना भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी सर्विस तो करनी ही रहती है, सबको जॉब करना रहता है। उसके साथ साथ जब कोई अपना आएगा जाएगा या मीन्स अपना खान पान, तो उसमें हम कितना उसमें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे उनको मॉर्निंग में जाना रहता है या फिर जैसे रात को 10:30 बजे खाना रहता है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा वो अपना टाइम को वो कर सकती हैं। जैसे वो आ जाती हैं तो शाम का खाना अगर वो 9 बजे 9:15 बजे तक खाएं और 10 बजे तक वो बेड पे चले जाएं, और सुबह मॉर्निंग में वो 5 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, 6 बजे उठे। और मतलब अब अगर 10 बजे सो जाते हैं तो 6 बजे आराम से उठ सकता है बंदा, 8 घंटे की नींद सफिशियंट होगी। और फिर अपना प्रोटोकॉल वो ऐसा बनाए कि जैसे आपने कहा कि कॉफी लेके जाती हैं, पराठा खा लेती हैं, इस तरह का ये जो आहार विहार है ना, आप लाख कहिए, पहली बात तो ये विरुद्ध आहार विहार हो ही रहा है। और दूसरा आहार विहार जो इस तरह से कि वहां जा रहे हैं और ऐसे खा रहे हैं, ये भी हमारा जो आहार का वर्णन आया है शास्त्रों में, बहुत ही गजब का वर्णन आया है। आपने देखा होगा, आहार विधि विशेष आयतन की बात अलग बताई है, उसके बाद आहार वर्ग का वर्णन अलग किया है, विरुद्ध आहार का वर्णन अलग किया है, आहार का समय अलग निर्धारित किया है, परिणाम काल अलग बताए हैं। तो आहार में बहुत अच्छे से हम लोग के आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ध्यान दिया गया है। और फिर जब भी कोई दोष, अगर कोई रोग रोग उत्पन्न होता है या कोई भी व्यापक बॉडी में होता है, तो मिथ्याचारण स्त्रीणाम, जैसे यहाँ पे हम पीसीओडी की आप बात कर रहे हो, इतना परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले उनको वही बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं मेडिटेशन करें, ओम का जाप बहुत जरूरी है, मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा जल्दी उठे, थोड़ा brisk वॉक करें, थोड़ा टहले,
थोड़ा सूर्य नमस्कार अगर कर सकती है तो सूर्य नमस्कार करें। उसके पश्चात फिर नस्से लें। नस्से लेने के बाद थोड़ा दीपन पाचन शुरू करा दीजिए। दीपन पाचन में जब त्रिफला चूर्ण है, पंचतीर्थ घृत है, त्रिफला चूर्ण कषाय बनाइए, पंचतीर्थ घृत बनाइए, जपसू मिलाइए। उसको थोड़ा जौ का दलिया बताइए। जौ के दलिये में थोड़ा सा घी मंगा के, वैसा चाहे तो पंचतीर्थ घृत डाल के भी ले सकती हैं, चाहे तो सिंपल घी ले सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यव देने से भी रुक्षता ना आए, इसका भी ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जो है मेडिसिन में भी हमें अगर शोधन करना ही है तो पहले हमें हल्का विरेचन करना होगा। पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं यहाँ पे, दाढ़ी मस्तक चूर्ण के साथ मिला के, और उसके बाद पंचतीर्थ दे सकते हैं, दशमूल अरिष्ट दे सकते, दशमूल क्वाथ दे सकते हैं, या फिर वरुण क्वाथ दे सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके जो मॉर्निंग अवर्स में जितनी भी पॉजिटिविटी आती है, जो भी, चाहे वो एटमॉस्फेयर की पॉजिटिविटी हो, चाहे वो और कहते हैं ना कि प्राणवायु की पॉजिटिविटी हो, चाहे वो मेडिटेशन से जो एक्टिवेशन होता है एचपी ऑक्सिस का, ये सारी चीजों पे बहुत ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और एक तरह से उनकी लाइफ को थोड़ा 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 करके चेंज करना पड़ेगा। जो बंदा अगर कॉफी लेके जा रहा है ठीक है, लेकिन घर में अगर हल्का भी खाना खा के जाए, थोड़ा पहले उठ जाए, थोड़ा मैनेज करके जाएगा, तो इस तरह से जो कैटाकोलामाइन सिक्रीट होते हैं ना, वो फिर सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी ये भी एक मिथ्याचार पे ही आता है मैडम। तो इसको उसको पहले आप एकदम बता दीजिए कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है और पीसीओडी जैसी बेकार बीमारी से बचना है, तो फिर आपको इस पे ध्यान देना मैम उसको बोला तो है मैंने कि 5:30 आप उठ जाओ, आप 5 o'clock उठ जाओ और रात में थोड़ा सा आधा घंटा पहले सो जाओ। वही वही ये वही, तो अगर वो कॉन्शियस रहेंगी और बचना चाहेंगी इन बीमारियों से तो बहुत अच्छा रहे। मैम वो सब 5-6 महीने मॉडर्न में ट्रीट कराया, पता है, इकोस्प्रिन दे रहे हैं, कैबरगोलिन दे रहे हैं, मतलब जिन मेडिसिन का, और हाँ आरजीप्रेस मैम, सैचेट दे रहे हैं मैम, कोई तुक नहीं बनता है इन मेडिसिन का। वहां पेशेंट 5-6 महीने आराम से टाइम दे देता है, और यहाँ मतलब चीजों को फॉलो करने में दिक्कत होती है उनको। ये सब है मैम, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग। वहाँ हम लोग किसी को भी यहाँ पे कहना चाहिए हतोत्साहित करने के लिए भी नहीं बैठे हैं, और किसी को ये भी नहीं कह रहे क्रिटिसाइज करने के लिए भी नहीं बैठे हैं। अगर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना होगा तो थोड़ा तो हम लोग के साथ हमारे हिसाब से 15-15 मिनट पहले शुरू कराइए, कि पहले 15 मिनट पहले उठिए, फिर 15 मिनट में आप इतना करिए, फिर आप इस तरह से उसको करिए। तो थोड़ा पेशेंट के साथ कहते हैं ना इंटरेक्शन बढ़ाइए, और उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए, और वहीं पे एडजस्टमेंट कराइए। और उसका जो डाइट चार्ट है पूरा बनाइए, उसमें थोड़ा सा जो है आलू चावल चीनी सब हटना चाहिए, थोड़ा सा भी तेल मिर्च मसाला थोड़ा कम होना चाहिए। घृत लेती है तो गाय का घी ले सकती है, या फिर मेडिकेटेड घृत ले सकती है। आप थोड़ा थोड़ा आएंगे तो वो लाइन पे आएगी। नस्य उसमें बहुत जरूरी है, नाभि पूरण बहुत जरूरी है। तर हृदय मन पे उसका पोषण करिए, वो लगाइए, लोकल एप्लीकेशन लगाइए, मात्रा वस्तु देखिए, एक हफ्ते के बाद नवदीपन पाचन हो जाए। मैम तो ये सब नस्य में किसका, सतपुष्पा? अभी मैम जिस तरह क्योंकि से। उसकी हाँ लास्ट में जो उसकी फॉलिकुलर स्टडी की थी, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन उसके ना 10 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा रहा था साइज। हाँ, तो वही कॉज ही वही है, इसलिए तो पीसीओडी डायग्नोस किया गया है ना उसको। पीसीओडी डायग्नोस करने का यही एक कारण ही है उसको मैंने, तो इसीलिए क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको करके आपको पेशेंट के कम से कम वहाँ उसको नस से हम शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग नस से हम किसी से भी कर सकते हैं। हम चाहे तो अड़ू तेल का भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि वायु बहुत कुपित है। कुछ नहीं तो पंचतीर्थ घृत का भी दे सकते हैं, क्योंकि पित्त का भी जो है अग्नि एकदम बंद होके पड़ी है। और वैसे मेरा तो फर्स्ट ऑफ चॉइस जैसे आप कह ही रहे हो चतुष्पा ही रहता है। चतुष्पा का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे, हमें डबल इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू मैम। हाँ हाँ, आप ऐसे करेंगी फिर बताइए रिजल्ट क्या रहे। जी मैम। मैम एक पेशेंट लाना चाहती हूँ, कोई कर देगा उसका हिस्ट्री टेकिंग? हाँ मैडम ही करेंगी, आप ले आइए, मैडम से करवाते हैं। आप कशी लाइए। मैम तो ऑन रोड है, वो बोल रही है। नहीं तो हमारी ये वाली अभी जो मैडम बात कर रही थी ना, अभी मैं बताते हैं। ओके ओके, वो उसको दे आप देती हाँ, हूँ मैंने। आपके हाँ आपके इस लाइन। विनीता मैम आप कर लेंगी ना? जी मैम, कोशिश करती हूँ, हाँ कहीं कमी होगी करिए तो आप करिए। बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। आपकी आवाज एकदम यूनिक रहती है। सारी थैंक यू। आवाजों में आपकी आवाज पहचान में आती है, पर स्वीट आवाज है। थैंक यू मैम। जब तक पेशेंट नहीं आ रहा है तब तक और कुछ बात डिस्कस कर सकता है, कुछ पूछ सकता है।
जी मैम, मैंने पूछा हाँ, था। प्रणाम मैम। हाँ बताइए। मैम एक केस बताइए पूछना था। मुकेश सर, बताइए क्या जी कहना मैम। चाहते हैं। जी मैम एक फीमेल पेशेंट है, 50 साल की मैम, जो जी टीचर है वो। जी मैम वो पेशेंट आई थी तो बताई थी मैम, जैसे कि उनको नी जॉइंट है लगभग 8-9 साल से मैम। और जी हाथ की उंगलियों में जो नोड्स वगैरह होता है उसमें मैम कुछ स्वेलिंग वगैरह भी है। जी। और किस उनको व्याधि के लक्षण लग रहे हैं मैम आपको? ये मैंने किस कुछ व्याधि के लक्षण? हाँ, मैम आम बात के लगे थे मुझे थोड़ा उसमें। आम बात का मेन लक्षण क्या होता है? मैम आम अग्निमान बात की। का मेन लक्षण आम तो है ही है। आम की उत्पत्ति जो है अग्निमान से ही होती है। लेकिन इस जी व्याधि मैम। में जैसे आपने बताया कि स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स जो हैं, जी मैम। स्पेशली फेरेंजिस जो है, जहाँ फेरेंजिस जॉइंट होते हैं वहां पे स्वेलिंग लगती है ना, यही आप बताना चाह रहे हैं जी ना? राइट हैंड में ज्यादा है कि लेफ्ट हैंड में ज्यादा है? मैम, राइट हैंड की सिर्फ एक फिंगर्स में है अभी। अच्छा, कौन सी फिंगर में? मैम कौन सी फिंगर में? इंडेक्स इंडेक्स में फिंगर मैम। में है कि? अच्छा, इंडेक्स फिंगर में मिडिल है। में है मैम, मिडिल में। अच्छा, मिडिल की कौन सी जॉइंट है? ना 3 जॉइंट होती है ना हमारे मिडिल की, लोअर अपर मिडिल। कौन सी जॉइंट में है सैली? मिडिल में है मैम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम, मिडिल जोन में है। हेलो। सर मैम का नेटवर्क चले गया नेटवर्क इस की टाइम पर। वजह पूनम मैम जॉइंट हो गई है। हेलो। जी मैम। मैम वीडियो ऑन करने के लिए पूनम बेन वीडियो ऑडियो बे ऑन करो। हाँ विनीता मैम, जी पहले मैम। थोड़ा मुकेश सर की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी 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 मैम। बताइए सर, फिर से एक बार और बताइए जल्दी से। जी सर। जी मैम, मिडिल फिंगर्स में जॉइंट में है मैम, स्वेलिंग भी थी उसमें। अच्छा, और पेन भी मैम। था? जी मैम, हाँ मैम, पेन भी है, दबाने पर होता है मैम, ऐसे नहीं होता है। और मैम और उनका आर फैक्टर करा और इसके अलावा? मैम, स्वीटर रोग भी है उनको, जी। लगभग 20 साल से है। अच्छा अच्छा। जी मैम जी ये सर। कोई सी और मेडिसिन लेती हैं तो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक सर मैम, वो तो हाउस उनको। वाइफ है? टीचर है मैम। सर हाउस वाइफ है? टीचर टीचर। टीचर है। हाँ सर। अच्छा, तो सर एक्चुअली क्या है ना, आप वैसे पहले ना निदान और बनाइए, मतलब अच्छे से उसकी वो हिस्ट्री ले लीजिए, है ना? निदान ले हिस्ट्री। लीजिए, डायग्नोसिस थोड़ी सी आपकी ठीक नहीं है। हाँ, हिस्ट्री मतलब मैम ये है कि हिस्ट्री। अगर वो स्कूल जाती हैं तो उनका डाइट कैसा रहता है, खान पान मैम मैंने कैसे पूछा रहता था, है। वैसे मैं 9 आपको, बजे हाँ हाँ, मैम, सुबह 9 बजे खाना खा लेती हैं। और खाने में ऐसा हम्म मतलब कोई अपोजिट विरुद्ध हाल नहीं बताया उनने। और सुबह जल्दी भी उठती हैं, और शाम का जो खाना रहता है मैम लगभग 6 बजे हो जाता है। हम्म। और भूख भी हम अब ठीक यही है ना, लगती है। आप पहले जो जो पहले पहले जो यहाँ का प्रोफार्मा है हमारा, प्रोफार्मा जी। आपके पास ग्रुप में आपको कोई भेज देगा, प्रोफार्मा लीजिए और आप प्रोफार्मा के हिसाब से पहले फाइंड आउट करिए उसको, है ना? क्योंकि अगर पेशेंट का जब डाइट आपको, मतलब किस तरह का डाइट पेशेंट लेना चाहती है या किस तरह का ले रही है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं वो शॉर्ट केस के हिसाब से वो आपका आम बात न होके बात रखते हैं। जब स्मॉल जॉइंट जो है इफेक्टेड होती हैं तो वो जो है गाउट कहलाता है, या फिर हमारे जो आयुर्वेद में एक व्याधि है ये वात रक्त जी। है। और यहाँ पे केशोर गुग्गुल का सुरंजान चूर्ण का बहुत अच्छा रोल आया है।
ठीक है मैम सर। मैंने चश्मे को लेकिन गूगल दिया था, तो मैम हाँ उनको अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब उनका पेट फूलता है, उनको सूट नहीं होती, हाँ, तो उल्टा सीधा पहले ना। उससे पहले मैंने बताया ना, उससे पहले क्या है, यहाँ पे बात दृष्टि है और रक्त दृष्टि है। जी तो बात दृष्टि और रक्त दृष्टि के लिए हमें उसकी चिकित्सा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हल्का सा पहले आपको शोधन कराना होगा, है ना, विरेचन कराना होगा। तो जैसे अक्सर बताते हैं, आप किसी भी तरह से अगर रक्त की दृष्टि है तो हमें पित्त को ठीक करना होगा, तो हाँ 25 वहां विरेचन दे सकते हैं, साथ में हरित की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ठीक है, इस जी तरह मैम। से आप दे सकते हैं। या कुछ नहीं तो आप दाढ़ी मास्टक चूर्ण के साथ भी दे सकते हैं। उसके बाद वहां पर थोड़ा अभ्यंग और सेक भी करा सकते हैं, हल्का सा सेक करा दीजिए। सेक कराने से क्या होता है कि वहां थोड़ा सा, हाँ, सिकाई करने के लिए बोल सकते हैं, ये शास्त्रोक्त व्याधि है। और यहाँ पे मेन जो हम करेंगे ना, मेन हमें तिक्तरस प्रधान द्रव्य देने पड़ेंगे। तिक्तरस, जी मैम। हेलो, जी मैम। तिक्तरस प्रधान द्रव्य में जैसे हमारे पास गुरुची है, तो गुरुची का चाहे आप सत्व दे सकते हैं, गुरुची का चूर्ण दे सकते हैं, चाहे गुरुची का क्वाथ भी बना के दे सकते हैं। और सुरंजानिया बहुत अच्छा काम करता है। कोकिलाक्ष क्षार का भी रोल बहुत अच्छा है, कोकिलाक्ष क्षार आप उसमें दे सकते हैं सर। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप जो है जितने भी हमारे पास रासना है, निर्गुंदी है, या फिर एरंडमूल है, या फिर ये रासना है, सॉरी ये है, क्या कहते हैं, दशमूल है, इनका आप चाहे तो क्वाथ बना के दे सकते हैं, चाहे जी तो मैम। उनके पत्रों से जो है हल्का सिकाई भी कर सकते हैं, उपनहा लगा के उसका, और हल्का सा हल्का हल्का गर्म उपनहा से सिकाई कर सकते हैं। ठीक है सर। जी मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। जी सर। हाँ, अब आप बताइए मैडम। हेलो, विनीता मैम, जी मैम। पेशेंट आ गया आपका, पेशेंट अ, आपका है। गीता मैम का है, मैम पूनम क्या है? भाभी ऑडियो वीडियो चालू करो। हाँ तो, उनका ऑडियो ऑफ है। हाँ हाँ मैम सर, आज ऑडियो ऑन पूनम करिए है। आपके। मैम उनको ऑडियो ऑन करिए मैम, आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही। हाँ, आ रही है अब। हाँ अब आ हेलो। रही है। हेलो। हाँ हाँ मैम हाँ, बताइए। ગુજરાતીમાં બોલવાનું કે હિન્દીમાં જ બોલી? हिंदी 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 हिंदी। में बोलिए हिंदी, आप। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ। मेरा नाम पूनम भेसानिया है। जी। हेलो, आवाज जी आ रही हाँ, है? बोलिए बोलिए आप। आपकी एज क्या है? हाँ, मेरी एज 40। 40। आपको अभी मतलब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे अभी मुझे वो वोमिटिंग हो रही थी थोड़े दिन, 10 दिन पहले, और डायरिया हो गया था। जी। और कुछ भी मैं खाती हूँ ना, तो वो गले तक आ जाता है, खट्टा खट्टा सा। खट्टा सा था? तो आपको जब पीछे हाँ वोमिटिंग खट्टा। हुई थी तब तब भी खट्टा ही आया था? हाँ, तो वो तो सब सारे दिन मैं हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ? हाँ बोल ने गुजराती में। હા, આખો દિવસ છે ને મને ગળા સુધી ઓડકારે જેવા કરે અને એમાં ખટાશ આવે। उसको डकार हेलो। ज्यादा होते हैं पूरा दिन, अच्छा, और जब वो आपको जो डकार वोमिटिंग हुई के थी साथ, तब भी हाँ, खट्टा ही उल्टी हुआ था? उसके बाद भी ऐसा हुआ हाँ, है। हाँ, खट्टा ही हुआ था। वो रात का जो खाना खाया था ना, वो कुछ भी पचा नहीं था, वो ही सब आया था। ठीक है। और ये दिक्कत आपको कब से है? जब वोमिटिंग होने से पहले भी ऐसा हुआ था? आपको खट्टी डकार वगैरह आती थी? हाँ, छठी आ रही थी मुझे, एक 2.5 महीने से ऐसा हो रहा था। 2.5 महीने से ऐसा हो? हाँ, और मुझे अभी अभी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं, वो हमारे गुजराती में वो क्या कहते हैं कि खट्टी गाड़ी में डकार जलन बैठते हैं होती है। हाँ, तब गले में जलन होती है आपको। गले में जलन, वो तो सीने में होती ही है। और मुंह में पानी आ जाता है, और बार बार वो निकालने जाना पड़ता है। मुंह में तो फिर गुजराती में खट्टा पानी आता है? खट्टा पानी नहीं आता। थूक, आप थूक के किसका, थूक को क्या बोलते हैं गीता में? अच्छा, ज्यादा हाँ ज्यादा हाँ, ऐसे डकार आता लारवाई ज्यादा निकल रही है। हाँ, वो मुंह में जमा ही होते ही। घर में बैठी होती हूँ तो भी ऐसा होता है, और बार बार मुझे वॉश बेसिन पर थूकने जाना पड़ता है। वो प्रॉब्लम भी है, और कफ भी बहुत आती है सुबह सुबह। है। और ये परेशानी आपको 2.5 महीने से है, उससे पहले नहीं थी? हाँ हाँ, नहीं, इससे पहले नहीं थी। और कुछ भी अभी तो मैं 10
15 दिन से सब स्पाइसी नहीं खाती हूँ, सिर्फ हल्दी वाला ही खाती हूँ, हल्दी और नमक वाला ही खाती हूँ। फिर भी मुझे एसिडिटी जैसा वो जलन जैसी हो जाती है, फिर भी डकार आती है। मैम 2.5 महीने पहले कोई आपको तबीयत खराब हुई थी, बुखार वगैरह कुछ आया था, या फिर वैसे अपने तो डाइट में कोई मुझे चेंज किया था? नहीं, चेंज तो नहीं किया था, पर 4 बरस पहले मेरा हरस का ऑपरेशन हुआ था, और 1 बरस पहले मैं गर्भाशय की कोथरी में गांठ थी, उसका ऑपरेशन था मैम किस चीज का किया था। ऑपरेशन? उसका 4 हिस्टेक्टोमी बरस हो से चुका है, और 4 साल पहले उसका पाइल्स का ऑपरेटिव हुआ था, और 1 साल पहले उसका बच्चे फाइब्रोइड की वजह से हिस्टेक्टोमी हुआ है। हाँ, फाइब्रोइड। पाइल्स का ऑपरेशन 4 साल पहले हुआ, हिस्टेक्टोमी 1 साल पहले हुई। मैम आप हाँ। मेरे हाँ, को ना 1 अपना साल। डेली का रूटीन बता सकते हो? आप मॉर्निंग कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो? हाँ हाँ, मैं मॉर्निंग में 5-5:15 बजे उठती हूँ। जी। फिर उठने मैं के बाद क्या करते हो? उठने के बाद रूटीन जो काम होता है वही करती हूँ। फिर 9 पानी बजे वगैरह मैं लेते नाश्ता। हो? नहीं, पानी लेते पानी हो? भी नहीं लेती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। चाय भी नहीं लेते हो? नहीं, चाय तो मैं पीती ही नहीं। मैं 10 साल से मैं चाय नहीं पीती। मैंने एक बार, जब मुझे आप मानिए नहीं, 10-15 साल पहले मुझे सर्दी का बहुत प्रॉब्लम रहता था, तब मैंने यहाँ जूनागढ़ के बाजू में सापर जो है ना, वहाँ मैं हाँ। आयुर्वेदिक धन्वंतरी करके है, वहाँ मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी। तब मेरी कमर भी दुखती थी, तो वो दोनों उससे ठीक हो गई था। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर ये अभी से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। 5 साल पहले आपकी फैमिली में प्रॉब्लम थी कोई, मतलब स्ट्रेस हो गया था आपको, टेंशन हो गई थी? नहीं, ऐसा तो कदाच टेंशन तो होती होगी, पर वो बहुत ध्यान में नहीं लिया है। अच्छा, अभी फिर और आप मेरा 5 बताइए। बजे उठती हूँ, फिर मेरा रूटीन करती हूँ, कुछ खाती पीती नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ। 9 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या रहता है आपका? वो भी रेगुलर नहीं होता, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, ऐसा है। मतलब रेगुलर जब नहीं करती। जब लेती हैं तो फिर क्या लेती हैं? लेती हूँ तो कभी पोहा लेती हूँ, कभी रोटी लेती हूँ। जो मेरी बच्ची के लिए सुबह मैंने नाश्ता बनाया होता ना, वो लेती हूँ। वो सब मैंने का पोहा का बनाया होता है, का रवा का उपमा का ऐसा बनाया होगा, कभी रोटी बनाई होती है। और तो कुछ भी खाने रोटी को के कुछ साथ नहीं क्या हो रहता है? तो रोटी के साथ अचार। अचार रहता है, ठीक है। हम्म। आप चटपटा ज्यादा खाती हैं? हाँ, चटपटा मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। ज्यादा खाती हैं, ठीक है। हाँ, और और फिर 9 बजे मैं चाय नहीं पीती मैं, इसलिए मैडम मैं कुछ भी खाने के साथ छाछ लेती हूँ, बटर मिल्क। छाछ लेती हैं, ठीक है। सुबह भी कभी कभी लेती हूँ मैं और नाश्ते के मीठी साथ। लेते, छाछ आप मीठी लेते हो कि नमकीन वाली लेते हो? नहीं, ऐसे प्लेन लेती हूँ, और एकदम मोड़ी। ठीक है। और अगर आप नाश्ता 9 बजे नहीं करती हैं तो लंच कितने बजे करती हैं, उसमें क्या लेती हैं? तो 12 बजे मुझे भूख लगती है, तो मैं 12 बजे कर लेती हूँ। कभी हाँ, मैंने नाश्ता किया है तो 1 बजे के आसपास में कर लेती हूँ। तो लंच में क्या रहता है आपका? लंच में साग सब्जी रोटी सलाद। सलाद, साग, सब्जी, रोटी, ठीक है। दही सब्जी लेती रोटी, है लंच? हाँ, बीच में एक बार हम और दाल लेते हैं। कौन सी दाल, उड़द? और नहीं नहीं, तुअर दाल। तुअर दाल, अच्छा। और तुअर दाल और दही, बीच में एक सलाद बार। कैसा रहता है आपका? मिक्स वाला रहता है कि एक ही टाइप का हाँ, रहता है? मिक्स वाला रहता है, कभी कोई खीरे का लेता है, कभी कोबीज का रहता है, गाजर होता है, कभी वो टिंडोरा आता है उसका होता है, कभी करेला का होता है, ये अलग अलग होता है। इसमें दही लेती हैं आप लंच में? नहीं, क्योंकि मुझे कफ की प्रॉब्लम है ना मैडम, इसलिए मैं दही नहीं बहुत खाती, तो क्योंकि जब भी मैं खाती हूँ ना तब मुझे कफ हो ही जाता है। तो अचार या पापड़ लेती हैं लंच में? नहीं, पापड़ नहीं लेती हूँ। अचार लेती हैं। और फिर मुझे 5 बजे मैं नाश्ता करूँ तो मैं ममरे सेवड़ा, ममरा सेव ममरा। अच्छा, मुरमुरे लेती हैं। उस मुरमुरे में मतलब वही रहता है ना, हेलो नींबू और वो सब ना? हेलो, मिक्स करके। हेलो, हेलो। आवाज आती है? आ रही हाँ है मैम मैम, वो आपकी। 5 बजे जो नाश्ता आ करते हैं रही वो है ना? वो सेव हाँ, लाजा के साथ सेव होती है। लाजा के साथ आवाज क्या रहता है डिस्टर्ब उसमें? होते हैं। प्याज, प्याज टमाटर सेव और इस तरह से सेव भेल टाइप नहीं में? नहीं नहीं नहीं, भेल टाइप नहीं रहता, वो सेव मुमरे बोलते हैं हम लोग।
ओके, तो इसको किसके साथ लेती है मैम? बेसन चाय के की साथ? बेसन, हाँ वो चाय नहीं पीती ना, ऐसे ही लेती है वो तो। बेसन रहता है इसमें क्या मुरमुरे में? हाँ, हाँ, सेव तो मुरमुरे के बेसन तो साथ रहता है। बेसन की सेव, हाँ बेसन की। और फिर उसके बाद डिनर में क्या लेती है मैम? पूनमबेन हेलो सांजे શું લ્યો છો જમવામાં? मैम, इनका डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो ના પૂનમબેન સાંજે શું જમવામાં લ્યો છો? वो शायद मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं शायद, डिस्कनेक्ट नहीं है तो सही। दिख नहीं रही है मुझे मैम। हाँ है, निकल गई शायद। अभी है। आई, अभी आई है। पूनमबेन સાંજે શું જમવામાં લ્યો? हेलो हाँ, डिनर हाँ में क्या रहता है मैम हेलो आपका? हेलो, आपकी आवाज आ रही है मैम, बताइए। हेलो हेलो, डिनर में क्या रहता है आपका? रात के खाने में क्या रहता है? कितने बजे खाती हैं आप? अरे मारे चालू हो तुम्हारू રાતે आप શું જમો પૂનમ ભાભી? हाँ, वो अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट हो गया ना, अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो हाँ मैम, बताइए, रात के खाने में क्या रहता है आपका? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है, मैम को शायद नहीं वो सुन रही। उसका कोई प्रॉब्लम हो, वो एक होटल में है तो। नेटवर्क इश्यू चल रहा है उधर। हाँ। गीता मैडम इतना तो समझ में आ ही गया है केस के बारे में कि केस जो है वो अम्ल ग्रहणी का ही है। पित्त ग्रहणी मान सकते हैं या फिर हाँ, अम्ल पित्त मान सकते द्रव द्रव, हाँ द्रव अम्लपित है उसको। हैं। हाँ हाँ, तो वही है। हाँ, उसमें बोलना चाह रही हूँ, कुछ बोलिए। हेलो आपके राते खावा શું લે છે ઈ કે ખાલી? कनेक्टेड हाँ Disconnected? No, I was disconnected. હાલ નહીં ડીરા. રાતે શું જમો પૂનમ ભાભી? આમાં ઓલું તો નથી એને અવાજ નથી સંભળાતો આપણો। मैम, नेटवर्क इश्यू। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वहाँ की मैम। तो मैडम नहीं है, तो इससे ज्यादा क्योंकि फिर टाइम भी खराब हो रहा है ना, जब नेटवर्क इशू आ ही रहा है तो आपको थोड़ा तो समझ में आ ही गया है। अब आप बताइए कि आप क्या क्या मैम, क्या उनको समझे। हाँ उर्दू अम्ल पित्त है, क्योंकि ये खाने में अचार और तीखा नमकीन ये ज्यादा ले रही है, तो मैम सबसे हाँ पहले तो इनको डाइट मॉडिफिकेशन का करना पड़ेगा। और मैम, हाँ सबसे पहले जो सुबह से 5 बजे से 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाती है ना, तो खाली पेट रह के हाँ फिर वो भी बढ़ाता है अम्ल पित्त को। बिल्कुल। हाँ, वो हस्बैंड का टिफिन होता है, बच्ची का टिफिन होता है, तो सुबह उठ के पूरे उसके हस्बैंड प्रोफेसर है तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। मैम, इनकी डाइट में देखे ना, तीनों टाइम अचार है, बेसन है, ये नहीं, तो सुबह अच्छा लेती है वो तो देखा, हाँ, मैं लिखा मैंने, वो तो लिखा मैंने। हेलो गीता मैम, हाँ, आवाज आ रही है? સાંજે હા સાંજે શું ખાવ તમે કયો? સાંજે છે ને, સાંજે ક્યારેક ખીચડી હોય, ક્યારેક વઘારેલી ખીચડી, ક્યારેક ભાત, પછી ક્યારેક ભાખરી ને અથાણું હોય, અને ક્યારેક પછી ઢોકળા હોય, ક્યારેક એવું બધું ટૂંકમાં ફાસ્ટ ફૂડ હોય। ફાસ્ટ ફૂડ હોય પણ ઘરનું બનાવેલું ટૂંકમાં। અને 9:30 થી 10 ની વચ્ચે અમે સુઈ જાય રોજ। અને મને છે ને પ્રોબ્લેમ માં હજી જે આપણે નાભી હોય ને એની ઉપર 2-3 ઇંચ ઉપર મને જો આ બધું પ્રોબ્લેમ થાય ને ત્યારે મને બહુ દુખે, અત્યારે મને દુખે જ છે હજી। હેલો, हाँ हाँ संभळाय જ છે। हाँ मैम इसको ना अम्बाइलिकस के ऊपर का पेन होता है हर बार जब तकलीफ होती है तब। मैम, इनका सोने का पूछिए, सोते कितने बजे हैं रात में? 9:30 से 10 के बीच सो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन और कोई पूछना है?
बर्निंग हाँ कॉन्स्टिपेशन, बर्निंग, मिक्सचुरेशन, ये है इनको? ना वो सुबह पेट साफ हो जाता है, वो तो बोल रही थी। वो तो अभी पति का हाँ, चालू है पेट मैम तो उसको अभी तो। पेट साफ तो मेरा अभी भी हो जाता है, क्योंकि मैं वो गीता मैम ने दवा दी है ना, वो खा रही हूँ, उससे हो जाता है। पेशाब में जलन तो और नहीं जब रहती मैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता, पर मैं जब खाना खाती हूँ ना, सुबह मेरा पेट जब खाली होता है तब एकदम अच्छे से होता है। फिर मैं जब दोपहर का खाना खाती हूँ तो थोड़ा फूल जाता है। फिर मैं जब शाम का खाती हूँ, रात का खाती हूँ, तब और फूल जाता है। वो भी प्रॉब्लम है मुझे। सुबह जो आपको मोशन होता है वो मतलब बंधा हुआ होता क्या? है कि बिखरा हुआ होता है? हेलो, वह जो मोशन होता है आपको आवाज वो बंधा होता है कि बिखरा हुआ होता है? पतला होता है कि ठीक होता है? नहीं, ठीक होता है, ठीक होता है। सुबह सुबह ठीक होता है। और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब भी मैं सुबह 2 बार जाती हूँ। टेंशन कितना लेते हो आप? स्ट्रेस कितना लेते हो? ज्यादा सोचते हो? हाँ, सोचती बहुत जाता हूँ, और टेंशन भी लेती हूँ। गुस्सा गुस्सा ज्यादा आता है आपको? हाँ, गुस्सा भी आता है। मैम हिस्ट्री तो हो गई, अब आई थिंक ट्रीटमेंट हाँ, डिस्कस मैम मुझे कफ भी बहुत शशि रहता मैम है। आपसे आपने कुछ पूछना है? शशि मैम आपको कुछ पूछना है? कुछ रह गया है वो? इनके हाथ पैर में दहा वगैरह है क्या? नहीं, वो नहीं, सुन हो दांत जाता है की कभी कभी, के वैसा कुछ नहीं होता है। वैसे मैं सुबह उठकर योगा भी करती हूँ। और कंडू, कभी खुजली वगैरह लगती है क्या शरीर में? हाँ, खुजली खंजवाड़ वगैरह? આવે છે? આખા શરીરે ખંજવાળ હોય કે ખંજવાળ હોય? નહીં નહીં, ખંજવાળ નથી હોતી મેમ, ગીતા મેમ। હજી મારે ઓલી હા બગલમાં ગાંઠ છે એ કહેવાનું હોય આમાં, કે આ ટ્રીટમેન્ટમાં ન હોય। હા હા ઈટ હા આમાં બગલમાં છે બગલમાં છે મારે। લિમ્ફેનિક હા હા હા, તમને મેં એક વખત બતાવી હતી। હા હા હા, बिना भूखे खाते हो क्या? क्या? बिना ભૂખ વગર જમસ કે હા ભૂખ વગર જમસ કે ભૂખ હોય તો જમ? નહીં નહીં નહીં, ભૂખ લાગે ત્યારે જ ખાઉં છું। અને એમ પાછું જ્યારે એમ લાગે કે માનો કે જમી લીધા પછી 2 કલાક 3 કલાક થઈ ગઈ તો પાછી ભૂખ લાગે એમ, તો પછી કઈ ઓલું મમરા છે, સેવ મમરા, આ ફ્રૂટ છે, એવું કઈ ખાવ એમ। બાકી અમારો જમવાનો સાંજનો ટાઈમ છે 8 થી 8:30 ની વચ્ચે। मैडम मैडम हाँ हिंदी में बोलिए, आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करिए। हाँ इसका शाम का खाने का टाइम 8 से 8 के 8:30 के बीच का है। सोने का 9 और 10:30 के बीच का है। वो बोलती है कि खाने के 3 घंटे बाद उसको भूख जैसा लगता है, तब वो कोई फ्रूट है या तो फिर मुरमुरे लेती है। रात में रात में रात में अच्छा, चलिए मैम ठीक है, इनको बोलिए कि ये लीव कर जाए। પૂનમ ભાભી તમે સેશન માંથી નીકળી જાઓ હવે, હું ઓકે તમને કાલ ઓકે કહી દઈશ। હા ઓકે ઓકે, हाँ, थैंक यू हाँ मैम। हाँ 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 विनीता मैम, आप बता रहे थे, थोड़ा बताइए। जी मैम। मैम उर्दू हम लिखते हैं, मुझे लगता है इनमें ना विरेचन का बहुत अच्छा रोल रहेगा। जैसे इनकी हिस्टेक्टोमी हुई है तो उसमें भी पृथ्वी महाभूत कम हो जाता है, बढ़ता है, तो वैसे भी मतलब हिस्टेक्टोमी के बाद जो फ्लशेस वगैरह होते हैं वो हमारा थोड़ा पूछना रह गया। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी इनके डाइट में तो जो भी है वो पित्तवर्धक ही है। आहार विहार दिनचर्या तो बहुत ही गड़बड़ है, बार बार वो मिर्ची भी खाती थी। वो मैंने एक बार पाइल्स हुआ ना उसके बाद बंद कराई। वो मिर्ची भी बहुत ही खाती थी। तो पाइल्स का ऑपरेटिव हुआ तब मैं पता चला तो फिर उसको खबर पूछने गई, तब बोला कि मिर्ची मिर्ची बंद करो, अब इतना पाइल्स का ऑपरेटिव हुआ। फिर हिस्टोक्रोमी भी मुझे पता नहीं थी, ये तो 2-3 दिन पहले आई और मैंने अभिपति कर दिया है, सुस्ते कर दिया, हिंगवास्टक ये सब दिया, पर उसका सही नहीं हुआ पूरा। काम दूधा और ये सब दिया। डाइट जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो तब तक असर नहीं आएगा। मेडिसिन मैम ना ही बोला है उसको, दाल चावल खिचड़ी पे ही बोला है, पर वो खाती है पेशेंट। अब उसको स्ट्रिक्ट इसीलिए इस सेशन में लाना पड़ा। पेशेंट खाते हैं, उनको देख के लग रहा है मतलब हाँ अभी होटल में है वो बोलती मैं नहीं खाऊंगी, पर अगर गई है तो नहीं खाएगी ऐसा थोड़ा होगा, वो खा के आएगी ना कुछ तो कुछ।
घृतपान भी मुझे लगता है इसमें करवाना चाहिए। सूद सेकर का इसमें अच्छा रोल रहेगा, बाकी अंजना मैम हाँ वो बताएंगी। दिया है सूद शेखर, तो कामदुदा सूद शेखर अभिपतिकर सब दिया है, और एक पित्त हर आता है ना अम्लपित्त मिश्रण, वो दिया है। जी मैम। एक्चुअली मैडम इसमें क्या अग्निमास है भी ना, है ना, तो हाँ, हाँ। हाँ उसमें सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होगा ना, उसमें हमें इसकी जो निदान से लेके हर फैक्टर पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आम्लपित्त व्याधि के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। ओके तो जो ओके। आम्लपित्त जो बताया गया है वो चरक में और सुश्रुत में नहीं बताया गया है। लेकिन जो गृहिणी अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो गृहिणी अध्याय में देखते हैं तो एक उसका जो पूर्व रूप आया है वो शुक्त पाक के नाम से आया है। गृहिणी का पूर्व रूप है वो शुक्त पाक, एक वर्ड आया है। शुक्त मतलब हम समझते हैं सभी लोग कि वो शुक्त का मतलब होता है खट्टा है, या तो और पाक मतलब वो प्रॉपरली पाक नहीं हुआ है। और ये जो है इसी तरह से अगर हम आगे जो है हमारे और आचार्यों ने वर्णन किया है, अगर हम देखते हैं तो काश्यप संहिता में अम्लपित्त नाम से ही व्याधि का वर्णन आ गया है। और इसके बाद हमारे योग रत्नाकर व प्रकाश माधव निदान जो हमारी लघुत्रयी है इसमें वर्णन आया है। तो अगर हम जो वर्णन शुक्ल की बात करते हैं तो वो शुक्ल जो है वो सामपित्त जो है वो सामपित्त और शुक्ल के लक्षण एक ही मिलते हैं, या तो आचार्य चिलक ने बताए हैं, उसको अम्लपित्त के रूप में माना गया है। अब हम ये चाहते हैं कि अम्ल पित्त क्या है, तो जैसे जैसे वो नाम ही बता रहा है, तो पित्त का जो एक अम्ल गुण होता है उसमें जब अधिकता हो जाती है तो उसको अम्ल पित्त की संज्ञा दी जाती है। और वैसे हम लोग को सबको पता है कि पित्त दो प्रकार का माना गया है। अगर हम आहार आहार के आहार पाक जो हम चैप्टर है उससे पढ़ेंगे तो वहाँ प्राकृत पित्त है और हमारा एक होता है विदग्ध पित्त। तो जैसे कि बताया जाता है कि अगर विदग्ध प्राकृतिक पित्त होता है तो फिर वो कटु रसात्मक होता है, उसका लक्षण बताया हम सब जानते हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और जो विदग्ध पित्त होता है वो आम्ल रस युक्त होता है, और विदग्ध पित्त ही साम पित्त भी कहलाता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग आहार पाक प्रक्रिया तैयार होता है। अब विदग्ध पित्त की जब वृद्धि होती है, अब पित्त जब विदग्ध वृद्धि होती है तो आम्ल गुण बढ़ता है और ये आम्ल पित्त का निर्माण करता है। आचार्य कहते हैं कि ये जो व्याधि है वो एक तुरंत नहीं होती है, ये चिरकाली व्याधि है। और इसका लगातार अगर हम धीरे धीरे जब इनके हेतुओं का सेवन करते हैं तो ये संप्राप्ति धीरे धीरे ही बनती है। और फिर वो जब संप्राप्ति जब बन जाती है, अधिक समय ले लेती है, तो फिर ये एक तरह से कहा जाए कि अम्लपित्त जो है वो आभ्यंतर मार्ग की व्याधि होती है और ये कष्ट साध्य भी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, जैसा कि मैडम बता ही रही थी कि ऊर्ध्व अम्लपित्त, अधो अम्लपित्त, और इसके बाद जो है स्पेशली 2 तो माना ही गया है, लेकिन गति के भेद से इन्होंने जो है 3 बार भी माना गया है, दोष और गति के भेद से। इस सब आचार्यों के मत है, सारांतर में वर्णन आया है वातानुबंधी, कफानुबंधी और वात कफानुबंधी। तो इस तरह से दो दो मेन हमने 2 माना है, ऊर्ध्व और अधक, और अगर हम दोषों के आधार पर मानेंगे तो ये 3 माना गया है। लक्षण बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने, साफ साफ बता दिया है कि अगर हम विरुद्ध दंड का सेवन करते हैं, सबसे बड़ा जो अगर हमने ध्यान दिया होगा या हम लोग जैसे आज भी है, तो ये जो वर्षा ऋतु है हमारी, वर्षा ऋतु इस जो रोग को जो है वो ज्यादा उत्पन्न करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, पित्त का संचय होता है। और पित्त का संचय होने के कारण हमारी अग्नि मंद हो जाती है और वायु हमारी कुपित हो जाती है। और जब हमारी अग्नि मंद है, वायु कुपित है, और उसके बाद भी अगर हम गुरु दर्शन कर रहे हैं, जैसे अभी भी मैडम दुष्ट भोजन कर रहे हैं, अति अम्ल का सेवन कर रहे हैं, विधाई अन्न का सेवन कर रहे हैं, पित्त प्रकोपक अन्नपान का सेवन कर रहे हैं, तो पहले से पित्त विदग्ध होता है और फिर इस तरह से वो और अधिक विदग्ध होकर आम्ल पित्त का निर्माण कर देता है। यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि आचार्य काश्यप ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप अगर, उन्होंने बताया है कि जैसे किसी बर्तन में दही रखा हो, ठीक है, और ऐसा बर्तन को दही हमने उस बर्तन में से निकाल कर किसी दूसरी जगह यूज कर लिया, लेकिन उस बर्तन में अगर हमने फिर से दूध डाल दिया तो वो दूध उतना जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा, या दही की तरह वो उसके उसमें भी गुणधर्म आ जाएंगे, या वो भी दही बनने की प्रक्रिया में आ जाएगा। इसी प्रकार वो बताते हैं आचार्य काश्यप कि आमाशय स्थित विदग्ध पित्त, जैसे भी बात चल रही है कि पित्त जो है विदग्ध हुआ जो कि आमाशय में रहता ही रहता है। और जैसे अभी ये इस पेशेंट का जो नेचर है, जैसे अभी आप कह रहे हो कि वो होटल में है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ ना खाए, तो वही विदग्ध पित्त पहले से आमाशय में पड़ा है और फिर वो अन्न का जो है सेवन कर रही है, जो कि विरुद्ध अन्न कह रहे हैं, चाहे हम विषमाशन कह रहे हैं, चाहे हम उसको जो कि एक नॉर्मल तरह से नहीं खा रही है या मिथ्या आहार विहार वो करती जा रही है,
तो फिर वही होगा कि उसका आम्ल पित्त का जो उसका पित्त का जो आम्ल गुण होगा वो फिर वो लगातार बढ़ता जाएगा या वो चिरकारित्व को प्राप्त हो जाएगा और फिर वो कष्ट साध्य हो जाएगा। क्योंकि एक नेचर भी होता है, कुछ कुछ ये पेशेंट, मैंने कई तरह के ऐसे पेशेंट देखे हैं कि आम्ल पित्त के पेशेंट अगर सच में लंघन नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अगर वो, हमने कहा कि मूंग की दाल का यूज लेना है, हमने कहा आपको शताब्दी ही लेना है, हमने कहा आपको खाली जो है जो हमारा ये आता है गुलाब के फूल का जो बनता है, मैडम क्या नाम है उसका, गुलाब के गुलकंद मैम, गुलकंद। हाँ हाँ हाँ, गुलकंद। तो इस तरह का ही सेवन अगर पेशेंट करता है, उसकी इंद्रियां वश में होती है, तो वहां पे वो व्याधि जो होती है वो कष्ट साध्य नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट जिनका कहते हैं ना इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, और वो उनको अचार भी चाह रहा है, उनको घूमना भी चाह रहा है, उनको दही भी चाह रहा है, तो इस तरह की पेशेंट में ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और वो पित्त प्रकोप होता है और फिर आमाशय क्षोभ होता है और फिर उसके कारण अम्ल पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये मोटा मोटा सा हमारे पास जो शास्त्रोक्त वर्णन आया था वो ये है। दो बातें अभी हमने बताई कि पित्त का आम्ल गुण तो बढ़ ही रहा है क्योंकि उसने सेवन इस तरह का आहार विहार का किया है, लेकिन साथ में जो है उसका द्रव गुण भी बढ़ता है। क्योंकि अगर हम जब द्रव गुण बढ़ता है तो वो जो अग्नि जो है पित्त में जो आश्रित अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, और पित्त में अग्नि तो मंद हो जा रही है, श्रोतावरोध कर जा रही है, लेकिन जो विदग्ध पित्त है, विदग्ध पित्त का जो अम्लता है, वो अम्लता जो है वो एक प्रमुख कारण मानी जा रही है। और इस तरह से जो है ये आनुक देश में जो है अधिक मिलता है। यह आनुक देश जो प्रभाव में रहने वाले लोग हैं उनमें ये कंप्लेंट कॉमनली मिलती है। ये भी आचार्य काश्यप का मत आया है। तो यहाँ पर हम जैसे मानते हैं कि है तो ये दोषात्मक, कोई भी व्याधि, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि समान वायु होती है और उसके बाद पाचक पित्त होता है और क्लेदक कफ होता है, स्पेशली जो आमाशय की स्थिति होती है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले पित्त ही दुष्ट होता है, और पित्त दुष्ट होकर फिर जब मिथ्या आहार विहार लगातार पेशेंट सेवन कर रहा है और अन्न विदग्ध हो जा रहा है, तो जब विदग्धता के कारण फिर पित्त जो होता है वो एक तरह से पित्त विष के रूप में, ये विदग्ध पित्त के रूप में बॉडी में घूमता है, और इस तरह से पित्त की विदग्धता जो होती है वो अम्लता को बढ़ा रही है और अम्ल पित्त हो रहा है, आमाशय में क्षोभ हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने सीधे सीधे बताया कि अन्न का पचन नहीं होता है, या खाना पूरी तरह से हमें नहीं पच रहा है, सीने में हमें बहुत जलन हो रही है, हमें कंठ दहा हो रहा है, या हमें उल्टी लग रही है, या हमें जैसे कहते हैं कि सिर शूल लग रहा है, उधर गौरव लग रहा है। लेकिन जैसे कफ पित्त की बात करते हैं हम, जब ये कफानुबंधी हो जाता है, अम्लपित्त जब कफानुबंधी हो जाता है, तो शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया है। या जैसे ऊर्ध्व कफ पित्त की बात करते हैं तो वो भी कफानुबंधी होता है। दो तरह का वर्णन उन्होंने बताया है शास्त्रों में। माधव निदान जी ने ऊर्ध्व कफ पित्त अलग बताया है, ऊर्ध्व अम्लपित्त अलग बताया है, और कफानुबंधी अम्लपित्त अलग बताया है। जिस पेशेंट के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, उस पेशेंट में जो होता है ऊर्ध्व अम्लपित्त जो है, जो साफ साफ पता चल रहा है कि वो कफानुबंधी है, उसका छर्दी प्रधान लक्षण होता है ऊर्ध्व कफ पित्त में। और मैडम ने इसलिए बोला कि कफ इसमें जो है ये कफ कफ प्रधान अम्ल पित्त है। और इसमें जो छर्दी का कलर हम लोगों ने नहीं पूछा, छर्दी का कलर जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो हरित है, पीत है, नील है, कृष्ण है। इस तरह से जो है वो छर्दी का कलर होता है। और छर्दी जो है अति अम्ल युक्त होती है या फिर तिक्त रस युक्त होती है, वो द्रव्य बाहर निकालती है। शरीर के बाहर निकलने वाला द्रव्य कभी कभी मांस धोवन के तरह भी होता है, जैसे मांस को धोते हैं उस तरह का जो जल होता है उसके तरह भी कभी कभी हो सकता है। और कभी कभी स्वच्छ कफयुक्त और लवण रस का भी होता है। ये आचार्य का मत है हमारे माधव निदान जी का। लेकिन मेन जो छर्दी होती है वो अम्ल रसात्मक ही होती है। और इसके बाद उसमें छर्दी होने के बाद भी आम्ल उद्गार मिलता है, उरोविदाह मिलता है, क्षीरशूल मिलता है, शतशूल मिलता है, आटोप मिलता है। तो यहाँ मतलब बहुत बड़ी बात बताइए जो हमारे पेशेंट ने बताया, मुझे लगता है कि बहुत लक्षण उस पेशेंट के इस जो हमारे ऊर्ध्वक रक्तपित्त है इससे मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बताया है कि सर्दी के बाद जो है थोड़ा सा आराम तो मिलता है, थोड़ा सा उपशम मिलता है। तो ये स्पेशली कहते हैं कि अगर जैसे वॉमिट होने के बाद पेशेंट कहता है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए एक रिलैक्स हो गया हूँ, तो ये इसका एक व्यवच्छेदक लक्षण बता, एक स्पेशल इसका लक्षण, ये सबको ये कहते हैं ना कार्डिनल साइन भी इसको मान सकते हैं कि अम्लपित्त में ऐसा होता है। बाकी जैसे मैंने अभी उनसे पूछा था कि हस्तपाद में दहा होता है, कभी कभी सर्वांग दहा होता है,
हल्का से ज्वर भी कभी कभी लगता है, कभी कभी कंडू भी लगती है, सर्वांग कंडू बताइए और मंडल की उत्पत्ति बताइए। तो ये स्पेशली जो हमें मिलता है ये सब हमें ऊर्ध्व रक्तपित्त में, ऊर्ध्व अम्ल पित्त में मिलता है। और एक श्लोक आया है कफानुबंधी अम्ल पित्त स्पेशली, तो कफानुबंधी अम्ल पित्त में कफ स्टीवन हो रहा है, अंग गौरव हो रहा है, निष्क्रियता बढ़ रही है, अरुचि हो रही है, शैत्य शैथिल्य, छर्दी, छर्दी का वर्णन यहाँ भी आया है, कफ से मुखलिप्तता हो रही है, अग्निमान हो रहा है और निद्राधिक्य हो रहा है, कंडू हो रहा है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं ये कफ जो हम कह रहे हैं कफ की अधिकता हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे पेशेंट में जो अभी हम लोग ने हिस्ट्री टेकिंग किया उससे ये लक्षण मिल रहे हैं। अगर हम इसकी चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि कम अगर अम्लपित्त नया शुरू होता है, कोई भी व्याधि है संचित संचित अपता दोषाराम, मतलब अगर स्टार्टिंग में जो हमने संचित दोषों का अपहरण कर लिया तो हमारे पेशेंट को फायदा हो जाता है। यहाँ भी वही कहते हैं कि अम्लपित्त व्याधि यदि नया उत्पन्न है तो आहार विहार पर यथा योग्य नियंत्रण रखा जाए तो वे साध्य हो सकता है। और जीर्ण अम्लपित्त याप्य होता है, रोगी बलवान हो और आहार विहार आदि पथ्य का पालन करने वाला हो तो जीर्ण अवस्था प्राप्त होकर कष्ट से साध्य भी हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया कि हमें जो हमने अभी कहा कि अगर हमारा सिंपल मन है जिसकी इंद्रियां वश में है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, जो डॉक्टर बता रहा है जो वैद्य बता रहा है जिसके हिसाब से अगर वो आहार का पालन करेगा तो वो व्यक्ति ठीक हो भी सकता है, उसमें समय जरूर लगता है। जैसे कि बात चली रही है कि आमाशय समुद्र व्याधि है और आमाशय कफ का भी स्थान है, और जब कफ आमाशय में पित्त की दृष्टि हो रही है तो वहाँ कफ की भी दृष्टि हो रही है। हमने अभी बताया कि यहाँ वायु की समान वायु की दृष्टि होगी तो क्लेदक कफ की दृष्टि होगी और पाचक पित्त की कुछ दृष्टि होगी। इसको कहते हैं कि अगर रोगी बलवान है उसमें बहुत अधिक कृष्णता नहीं आई हो तभी बमन देना चाहिए। अगर रोगी बलवान नहीं है और उसमें कृष्णता से लक्षण उत्पन्न हो गए तो इस रोगी में मैडम अगर चाहेंगी तो हल्का बमन करा सकती हैं। लेकिन जनरली अम्ल पित्त में एज ए प्रैक्टिकल जितने पेशेंट हमने देखे हैं हमने बमन नहीं कराया है। यहाँ पे मेरा कहना है कि यहाँ पे हम थोड़ा तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, मेरे घर में ही ये प्रॉब्लम आ गई थी और मेरे हस्बैंड को भी पिछले 2 साल बहुत सीवियर अम्ल पित्त हुआ था और उनका वेट 10 kg कम हो गया। मैंने क्या किया, मैं अपना इसी आधार पर मैंने उनको चिकित्सा व्यवस्था बनाया और उसकी चिकित्सा की। टचवुड की आज बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इस रोग से पूरी तरह से मुक्ति पाई है। अब उन्हें किसी तरह का पेन नहीं होता है, लेकिन यह है कि डाइट में वो अभी भी ध्यान देते हैं और बहुत ज्यादा उष्ण और कटु नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने जो सेवन कराया, मैंने पंचतीर्थ घृत का सेवन उनको कराया था और पंचतीर्थ घृत के साथ मैंने उनको बीच बीच में कभी दाड़ीमास्टक चूर्ण भी दिया था, कभी मैंने हल्का आरकबत चूर्ण भी दिया था। और उसके साथ में मैंने उनको, जैसे मैडम अभी बता ही रही थी कि शतावरी का पांट या शतावरी का कल्प बना के उसके साथ मैंने उसका सेवन कराया था। कभी कभी मैंने उसमें गुलकंद भी मिलाया था। और यहाँ भी आचार्य ने यही बताया है कि जैसे इनका जो अगर हम दे सकते हैं तो पटोल सब्जी आती है परवल की, उसका काढ़ा भी यहाँ बहुत फायदेमंद करता है। उसका मैं पानी बना के रख देती थी। क्वाथ तो वो बहुत तीक्ष्ण थोड़ा सा था लेकिन वो पी लेते थे। पटोल का क्वाथ या फिर करेले का जो क्वाथ बनाते हैं उसका भी यहाँ रिस्पॉन्स मुझे मिला था और मैंने इसमें दिया था। तो यहाँ जैसे मैडम अभी बोली नहीं थी कि मृदु विरेचन कराना है, तो यहाँ सच में मृदु विरेचन ज्यादा फायदा करेगा और यहाँ इनके केस में यष्टि मधु देना आपको फायदा करेगा। यष्टि मधु क्योंकि ये लेडीज है और यष्टि मधु कई तरह से यह काम कर सकता है। तो यहाँ पे आरकवत चूर्ण भी दे सकती हैं आप, यदि यष्टि मधु चूर्ण भी दे सकती हैं आप, त्रिफला चूर्ण भी दे सकती हैं और अगर इनको शुगर वगैरह नहीं है तो अभिपत्ति का चूर्ण भी दे सकती हैं। इसके अलावा उस पित्त यहाँ पे साम पित्त होता है तो सामान दोषान्न निहरती, मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इस अम्ल पित्त में शोधन करना बहुत जरूरी होता है या जो साम दोष का पाचन करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हल्का लंघन का मतलब यही होता है कि जैसे हमने पेशेंट से कहा कि आप मूंग की दाल लीजिए और मैंने जनरली उन दिनों मूंग की दाल ही को ही डाइट में उनके दिया था। पहले मूंग की दाल का जल दिया था या मूंग की दाल का यूज दिया था, मूंग की दाल के साथ फिर थोड़ा दाल मिलाई थी, पतली पतली दाल थी। तो यही लंघन है, क्योंकि लंघन का मतलब ये नहीं कि आप खाली पेट रहिए, खाली पेट रहने से रोग बढ़ जाता है।
उसके बाद इसमें तिक्त रसात्मक जैसे पाचक द्रव्य, जैसे हमने मूंग की दाल बना दी, पतली दाल बना दी, और फिर उसमें हमने जो है तिक्त रसात्मक द्रव्य, जैसे हमने गुरुचि सत्व मिला दिया, जैसे हमने चिरायता या कालमेघ जो आता है हमारे पास, कालमेघ का पाउडर भी खिला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम कालमेघ का जो है वो एक कैप्सूल हमने बताया था वैभव फार्मा से मिलता था, उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जनरली यहाँ पे द्रव औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे अम्लपित मिश्रण हम लोग देने की कोशिश करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए जनरली, क्योंकि द्रव गुण पहले से ही हम लोग जो हमारा पित्त दोष है दूषित हुआ है, उसका द्रव गुण का उत्कर्ष पहले से ही होता है, तो यहाँ जनरली द्रव्य गुण नहीं देना चाहिए, और यहाँ पे ग्राही गुणों के द्रव्य देने चाहिए। तो ग्राही गुणों के जो द्रव्य हम देंगे उसमें सबसे पहले जो हम देंगे वो है कि जो दीपन और पाचन का काम करते हैं, तो यहाँ पे जो कपर्दिका भस्म का अच्छा रोल आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो है ऊर्ध्व रक्तपित्त है। परपटी कल्प का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो, और इसके अलावा जो है एक्चुअली ग्राही परपटी कल्प होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि परपटी कल्प जो है उत्कृष्ट ग्राही होते हैं, और यह ग्राही का सेवन करना है तो कपर्दिका भस्म है, प्रवाल पंचामृत और शंख भस्म का वर्णन बताया है। लेकिन ये अगर अधो आमाशय में माना जाएगा, मतलब अगर लोअर एब्डोमेन में होगा तो फिर यहाँ पे अम्ल पित्त होगा, तो उस वहां परपटी का उपयोग नहीं करना है। तो ये दो बताया है। अगर पित्त की विदग्धता ही ज्यादा इनको परेशान कर रही है, जैसे अभी हमने सुना, तो वहां पे हम कामदुधा रस है, स्वर्णवाक्षिक रस है, बंग भस्म है और प्रवाल भस्म है, ये चारों दे सकते हैं। साम पित्त को हमें ठीक करना है तो वहां शूज शेखर रस दे सकते हैं, और शूज शेखर रस जो है यह फायदा करेगा साम पित्त को ठीक करने के लिए। और शूज शेखर के साथ एक जो योग बनाने को बोला गया है, वो बोला है कि शंख भस्म मिला दीजिए, शूज शेखर मिला दीजिए, थोड़ा सा पिपली मूल मिला दीजिए। और एक बहुत स्पेशल बात जो हम लोग को नहीं पता होगी, वहां पे बोला गया है कि इनका जो अनुपान है वो नींबू शरबत का दीजिए। नींबू शरबत का प्रयोग इसलिए लाभदायी है क्योंकि नींबू अम्ल रसात्मक जरूर होता है लेकिन विपाक में मधुर होता है, उत्कृष्ट दीपन भी करता है, इसलिए नींबू का रस दे सकते हैं हम सूर्य शेखर के साथ, शंख भस्म के साथ और पिपली मूल के साथ। बाकी अगर हमें अनुपान कराना है तो आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, या फिर जो है वो आद्रक अवलेह का वर्णन आया है, आमलकी अवलेह का वर्णन आया है, कुष्मांड अवलेह का वर्णन आया है। जैसे मैंने बताया शतावरी बहुत इफेक्टिव है, तो शतावरी कज्जली का भी एक जो है उपयोग हुआ है, शतावरी क्वाथ का हुआ है, शतावरी मंडूर भी है, शतावरी चूर्ण भी। बाकी जो तिक्त रस प्रधान द्रव्यों में हम पहले ही बता चुके हैं कि भूनिम्बादी क्वाथ है ना, कालमेघ का क्वाथ बना सकते हैं, गुरुचि का क्वाथ बना सकते हैं, पटोल का क्वाथ बना सकते हैं, और कंटकारी का क्वाथ बना सकते हैं। नारिकेल खंडपाक का वर्णन आया है, नारिकेल का जो खंडपाक बनता है उसका वर्णन है। तो इस तरह से जो है चिकित्सा जो है वो प्रॉपरली हम इनकी कर सकते हैं। आप मैडम गीता मैडम बहुत अच्छे से जान जाएंगी और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बाकी मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा। 1 मिनट का टाइम है, अगर मैडम कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं नहीं मैम, आपने पूरी लाइन ऑफ बता दी। अब उसके आप हिसाब से बात कर लेंगे, पत्ते पत्ते आप सब जानते हैं, तो बहुत अच्छे से वो ठीक हो जाए, है ना मैम। ओके ओके। चलिए आज हम सबने अम्लपित्त पढ़ दिया। शशि मैडम, विनीता मैडम आप ही होस्ट हो। विनीता मैडम होस्ट हो गई ना इस समय। विनीता मैडम, हाँ एंड हाँ कर दीजिए विनीता मैम। सब। हाँ सबको शुभ रात्रि, फिर कल डिस्कस करते हैं। शुभ रात्रि, प्रणाम सभी। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट।